दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा JDC 2012 परीक्षा तिथि 24 मार्च 2013। व्याख्यात्मक हल हिंदी। पहला है, अलवार संतों की भाषा क्या थी? तमिल। अलवार संतों की भाषा तमिल थी। अलवार शब्द का अर्थ भगवान में डूबा हुआ। इनका काल छठवीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। उत्तर भारत में भक्ति प्रचार प्रसार का श्रेय इन अलवार भक्तों को ही दिया जाता है, जिसे रामानंद ने उत्तर भारत में स्थापित किया। अलवार संतों की संख्या 12 है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे रीतमुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पे धावनो है कहा है? तो बोधा ने। रीतमुक्त कवि बोधा ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पर धावना या दौड़ना बताया है। यथा कवि बोधा आन हान निजहू कवि बोधा आनी हान निजहू ते चढ़ तपय न चित्त डरावना है। यह प्रेम की पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। ये राजापुर जिला बांदा के निवासी थे। इनका जन्म 1747 ईस्वी में हुआ था। पन्ना महाराज के दरबार की गणिका नर्तकी शुभान से बोधा प्रेम करते थे। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है विरह वारिस, दूसरा है इश्कनामा। बुद्ध शुक्ल जी ने इन्हें भावुक एवं रसज्ञ कवि कहा है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेव दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबद्ध है? तो अयोध्या कांड से। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, और परेव दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। उपरोक्त दोहा भक्त काल के सगुण शाखा के राम भक्ति धारा के कवि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का हृदय कहा जाने वाला कांड अयोध्या कांड से लिया गया। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। इस महाकाव्य की रचना संत तुलसीदास जी ने संवत 1631 में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में किया था। इनकी भाषा अवधि। इसमें 7 कांड हैं, जो क्रमशः हैं इस प्रकार है कि बालकांड 361 दोहे रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड 326 दोहे, अरण्य कांड 46 दोहे, किष्किंधा कांड 30 दोहे, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड सुंदर कांड 60 दोहे, लंका कांड 121 दोहे, उत्तर कांड 130 दोहे। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास माना है। द्विवेदी जी का कथन है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा ने भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति इस्लाम आक्रमण तथा परिजात मनोवृत्ति की देन बताते हैं। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंदबंद का प्रयोग किया है? नूर मोहम्मद। निर्गुण प्रेमाश्रयी के प्रमुख सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अपने प्रेमाख्यान ग्रंथ अनुराग बांसुरी में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद का बद्ध प्रयोग किया है। इसमें 5-5 अर्धलियों पर बरबे का क्रम है। आचार्य शुक्ल ने अनुराग बांसुरी को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद ने स्पष्ट किया है कि इस समय 18वीं सदी तक अवधि के प्रति लोगों के मन में संवेदना समाप्त होने लगी। लोग उर्दू फारसी की ओर उन्मुख होने लगे। जानत है सब सिरजनहारा, जो पिहुमन है मरम हमारा। हिंदू मग पर पाव न राखे, का जो बहुते हिंदी भाखे।
सूफी कवि एवं रचनाएं नूर मोहम्मद, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, मुल्ला दाऊद चंदायन, कासिम शाह, हंस जवाहिर, कुतुबन मृगावती। कत दिखाय कामनी दई दामिनी को यह बाह, थर थरात सोतन फिरे फर फरात धनमाह। यह किस कवि की रचना है? सैयद गुलाम नबी रसलीन। कत दिखाई कामनी दई दामिनी की यह बाह, थर थरात सोतन फिरे फर फरात धनमाह। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ सैयद गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित तथा रसलीन बिहारी लाल भिखारी दास रीतकालीन कवि हैं, जबकि रहीम दास भक्त काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। रसलीन की दो प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी नक्शिक वर्णन से संबंधित रचना है। पंक्ति अमित हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार रस प्रबोध 1741 ईस्वी। यह रस विषयक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में कहा है कि इसका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चिंताकर्षक भाव योजनाओं के कारण है। वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? तो नंददास वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से नहीं थे बल्कि उनके पुत्र विट्ठल नाथ के शिष्य थे। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। 4 शिष्य अपने पिता पुष्टमार्ग के संस्थापक प्रभु वल्लभाचार्य के तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रधान शिष्यों को लेकर किया, जो इस प्रकार है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। विट्ठल नाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? रस रतन प्रेम आश्रयी शाखा के सूफी कवि पुकार की रचना रस रतन 1618 ईस्वी प्रेमाख्यान काव्य होते हुए भी सूफी मान्यताओं से अलग है। रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। पुकार अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। चंदायन, मुल्ला दाऊद, रस रतन, पुकार मृगावती, कुतुबन, हंस जवाहिर, कासिम शाह। आगे के सुकवि रिझई तो कविताई न तो राधिका कन्हई शिवरन को बहानो है। ये उक्ति किस कवि की है? तो भिखारी दास की है। आगे के सुकवि रिझई तो कविताई न तो राधिका कन्हई शिवरन को बहानो है। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ रीत काल के रीतबद्ध कवि भिखारी दास की है। इनके बारे में शुक्ल जी का कथन है कि भिखारी दास में देव की अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त उन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्त वैचित्र अपेक्षित होता है। इनकी रचनाकारों को उनके मूल नाम से सुमेलित कीजिए। रसलीन सैयद गुलाम नबी रीत काल के कवि, रसखान सैयद इब्राहिम भक्त काल के कवि, जाकी जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल, कलाधर जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुल नाथ। 84 वैष्णव वार्ता के रचनाकार नाथ हैं, गोस्वामी गोकुल नाथ हैं। यह ब्रज भाषा में रचित है। इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। एक और ग्रंथ उपलब्ध है 252 की वार्ता। यह ब्रजभाषा के गद्य की आरंभिक रचनाएं हैं। नाभादास भक्तमाल अष्टयाम, वल्लभाचार्य अणुभाष तत्वदीप निबंध, नंददास रसमंजरी रूप मंजरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। श्याम सुंदर दास, श्याम बिहारी मिश्र, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को रीत काल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। फुलवा भार न लय सके कहे सखिन सो रोए, जो जो भीजे कामरी त्यों तो भारी होए। यह दोहा किस कवि का है? तो कबीरदास का है। फुलवा भार न लय सके
आ कहे सखिन सो रोय, आ ज्यों जो भीजी कामरी त्यों तो भारी होय। उपरोक्त दोहा निर्गुण संत कवि कबीरदास का है। कबीरदास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। इनको 3 खंड में विभाजित किया गया है, साखी, शबद, रमैनी। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों ने कहा कि श्याम सुंदर दास ने इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावती। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन लोर लोरिक चंदा। पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागवती। मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन मधुमालती मनोहर और प्रेम ताराचंद। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान राजकुमार सुजान और चित्रावली। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति धारा अष्टछाप की कवि सूरदास के संदर्भ में लिखा है कि सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। शुक्ल के अनुसार सूर की भारी विशेषता है। नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत की प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? तो स्वतः सुख के लिए। भक्ति काल के सगुण शाखा में राम भक्ति के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना स्वतः सुखाय के लिए किए हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम पद रामायण निगंदितम क्वचित दन्य तो अपि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनेति। भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? तो सीडक। भाषा इंडिया सीडैक कंपनी का पोर्टल है। सीडैक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अथवा सीडैक। प्रगत संगणक विकास केंद्र भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हिंदी जगत में यह मुख्य रूप से भाषाई कंप्यूटरिंग संबंधी विकास कार्यों के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। गियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं तो पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती। मागधी अपभ्रंश बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमिया। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है तो मराठी। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। स्वनिम का अर्थ ध्वनि होता है। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है, इसमें 2 ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि स्वनिम का संबंध ध्वनि से है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है अक्षर कहलाता है। खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी है। खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी। खलटाही का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत मधुर और सरस भाषा है। यह हिंदी के अत्यंत निकट और इसकी लिपि देवनागरी है। छत्तीसगढ़ का अपना समृद्ध साहित्य व्याकरण है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह भारत के बघेल खंड क्षेत्र में बोली जाती है।
बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह बुंदेलखंड में बोली जाती है। ब्रजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बोली जाती है। स्टेटस को का हिंदी अनुवाद है यथास्थित। स्टेटस को का हिंदी अनुवाद यथास्थित होता है तथा शेष तीनों के लिए उपयुक्त शब्द है एज प्रोपोज्ड यथा प्रस्तावित, एज प्रोपोराइट यथा अनुसार, एज फार एज पॉसिबल यथा संभव। स्टेटस को यथास्थित निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? तो बघेली बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है। यह बघेलखंड में बोली जाती है, जबकि खड़ी बोली अवधी एवं ब्रज भाषा का साहित्य में विशिष्ट योगदान है। खड़ी बोली आधुनिक साहित्य खड़ी बोली की ही साहित्य है। इसके लिए देवनागरी लिपि का सामान्यतः व्यवहार किया जाता है। अवधी भक्तिकाल के कवियों ने अवधी का अधिकांश प्रयोग किया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जायसी कृत पद्मावत। ब्रजभाषा में भी कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं, जैसे सूरदास और सूरसरावली। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है तो है तालब। उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण तालव्य वर्ण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों की इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कंठ का, ख, ग, घ, आ, आहा, हा। तालव च, छ, ज, झ, या, शा, ई। मूर्धन ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, री। तालव त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म, उ। दंतोष्ठ व। कंठ तालव ए, ऐ। कंठोष्ठ ओ, औ। निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक अज्ञेय जी थे। 1965 ईस्वी में रघुवीर सहाय ने इनका संपादन ग्रहण किया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो दिल्ली से निकलती थी। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रणेता तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे। आचार्य द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। द्विवेदी जी का कथन कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। लाठी शब्द का अर्थ सहारा। अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो अमूर्तीकरण। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। एक जन के दो छोरा है, तब ताको बड़ो छोरा खेत पे हो अटके अपने काका के ढोरे जातू और वा से कहोगो। ये वाक्यांश हिंदी की किस बोली का है? तो है ब्रजभाषा के है। उपयुक्त वाक्यांश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है। निज भाषा उन्नत है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। खड़ी बोली है ना। गयो खायो चले करे कन्नौजी, करिया अक्षर भैंस बराबर बुंदेली। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद सन 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। सागर क्षेत्र की बोली है तो है बुंदेली।
सागर मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्रमुख बोली बुंदेली है। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में बोली जाती है: सागर, विदिशा, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, जालौन, कटनी, रीवा, सतना, यूपी के बांदा तथा चित्रकूट, महोबा इत्यादि। ब्रजभाषा के क्षेत्र में ग्वालियर, मथुरा, भरतपुर, बटेश्वर और भदावर, दिल्ली इत्यादि। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मुरादाबाद इत्यादि। कन्नौज का क्षेत्र इटावा, मैनपुरी, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, एटा इत्यादि। रीति विज्ञान कृत के लेखक हैं तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। रीति विज्ञान कृत के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं: तुम चंदन हम पानी, गांव का मन, आंगन का पंछी, भ्रमरानंद के पत्र, अग्निरथ, चितवन की छां इत्यादि। डॉक्टर किशोरीलाल हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य कोश। डॉक्टर भोलानाथ भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की संरचना। बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? विदेशी। बादाम शब्द हिंदी की भाषा में विदेशी भाषाओं से आया हुआ शब्द है। बादाम मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। तत्सम वे संस्कृत शब्द को अपनी असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है, यथा अंगरक्षक, अछोट, अंधकार, इच्छु इत्यादि। तद्भव वे शब्द जो दो या तो प्रकृति से या प्रकृति के द्वारा तद्भव वे शब्द जो या तो प्रकृति से या प्रकृति के द्वारा संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए हैं, यथा अंधेरा, आँख, आंवला, आग इत्यादि। देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहते हैं, यथा उड़द, कच्चा, काका, लोट इत्यादि। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई है? तो 1961 में। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। सभी भारतीय भाषाओं के लिए परिभाषित शब्दावली के विकास के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक समिति की संस्तुति के आधार पर 27 अप्रैल 1960 को एक स्थायी आयोग के गठन का आदेश दिया, जिसके अनुसरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के उपबंधों के अधीन 1 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट समझता है। यह परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्ट समझ सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो लेनार्ड ब्लूमफील्ड। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक लेनार्ड ब्लूमफील्ड थे। ब्लूमफील्ड आधुनिक भाषा विज्ञान के स्तंभ भाषा वैज्ञानिक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान की स्थापना में सस्यूर के बाद इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में अध्ययन विश्लेषण को व्यवस्थित ढांचा प्रदान करने का श्रेय ब्लूमफील्ड को दिया जाता है। 1993 में प्रकाशित इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लैंग्वेज को भाषा विज्ञान की बाइबिल मार्मबर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं रूपक हूँ दबी हुई धूप का। नागार्जुन। कोठरी में लौ जलाकर दीप की आगे
गिन रहा है महाजन सेठ की कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा है महाजन सेठ की आगे। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी की आगे की राह है धूमिल। इन दिनों की दुसाह है कभी धंधा है भवन और इन दिनों की दुसाह है कभी धंधा है दोनों चीज़ों व्यस्त कमल धंधा। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध का प्रेरणा है तो वो है कृतिवास रामायण। छायावादी कवि निराला कृत राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत कृतिवास रामायण है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सूत्रनंदन पंत को उनकी किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो चिदम्बरा पर। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। इनके अलावा उनको 1961 में पद्म भूषण और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ है तो 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में लंदन में हुई। इसके प्रणेता सज्जार जही थे। भारत में स्थापना 1936 में हुई तथा इसके कुल 6 अधिवेशन हुए हैं। प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में लखनऊ, द्वितीय प्रगतिशील लेखक संघ 1938 कोलकाता, तृतीय प्रगतिशील लेखक संघ 1942 दिल्ली, चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ 1945 मुंबई, प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ 1949 भीमड़ी, षष्ठ प्रगतिशील लेखक संघ 1953 दिल्ली। काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है तो उत्तर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का समावेश किसी सप्तक में नहीं हुआ है, जबकि प्रभाकर माचवे तारसप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के तथा केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। तारसप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने 7 कवियों को लेकर 1943 में किया है। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। तारसप्तक 1943, दूसरा तारसप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र युग के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कहा जाता है। शेष तीनों कवि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। शैल निर्जन न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, हाय वैसा ही हूँ पाखंड। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं तो है जयशंकर प्रसाद की है। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं तो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जनधिक अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। उपरोक्त पंक्ति छायावाद के चतुष्टय के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग का है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, निराला राम की शक्ति पूजा। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी, तुम मेरी चाहिए तुझे क्या अलंकार। सुमित्रानंदन पंत। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। महादेवी वर्मा। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य शुक्ल का कथन। तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी ना बजाओ बंशी और बसंती हवा किस काव्य संग्रह में संकलित है। फूल नहीं रंग बोलते
हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी, ना बजाओ बंसी और बसंती हवा नामक काव्य रचनाएं फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। केदारनाथ अग्रवाल के प्रमुख संग्रह युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, गुल मेहंदी 1978, अपूर्वा 1984, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज में संबंध किस रचनाकार ने किया है? तो है सदन मिश्र ने। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले पंडित सदन मिश्र ने अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रामचरित 1806 नाम से रूपांतरण किया है। सदन मिश्र भाषा अधिकारी पद पर फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे। सहारा अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? तो अशोक वाजपेयी। सहारा अब भी संभावना है नामक रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, इतने से, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, दुष्यंत कुमार, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, साये में धूप, एक कंठ विस्पाई, कुंवर नारायण चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, आत्मजयी, बज सवा के बहाने, वीरेंद्र कुमार जैन, सबसे बड़ा सिपहिया, सुरेखा पर्व। निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ख्याति मिली है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमतरंगिणी 1949, हिमकिरीटिनी 1943, समर्पण 1956। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि नाम से ख्याति मिली है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? सी है आचार्य शुक्ल। समालोचना के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयुक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचनात्मक आलोचना 1986। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, इन पंक्तियों के रचयिता हैं तो भारतेंदु। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता भारतेंदु युग के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख काव्यकृति है भारत सर्वस्व, प्रेम मालिका, कीर्ति स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माथुरु, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग इत्यादि। अंबिका दत्त व्यास ने कहा है कि जयति राज राजेश्वरी, जय जय परमेश्वरी। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। प्रेमधन्य ने लिखा है कि धन्य भूमि भारत, सब रत्नन की उपजावत। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? तो सुमित्रानंद पंत में। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत के काव्य का अवलोकन करने पर उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। छायावाद के बृहत्तराई में 3 कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं तो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा उपयुक्त सुविख्यात झंडा गीत को 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत के रचनाकार कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह।
इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन उपयुक्त दी गई कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तो अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है तो हरिया हरक्रूज की हैरानी। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित हरिया हरक्रूज की हैरानी है। मनोहर श्याम जोशी के प्रमुख उपन्यास हैं तो कुरुशाह 1980, कश्यप 1987, टाटा प्रोफेसर 1995, हमजाद 1996, क्याब 2001 तथा अपने अपने अजनबी अज्ञे, 55 खंबे, लाल दीवारें, उषा प्रियवदा, अनाम दास का पोथा, हजारीप्रसाद द्विवेदी। सुधा और चंदन किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता। सुधा और चंदन धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता के प्रमुख पात्र हैं। अज्ञेय, नदी के द्वीप, भुवन, गौरा, रेखा, जैनेन्द्र, सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता सुधा चंदर, शिवप्रसाद सिंह, नीला चांद, कीर्ति वर्मा, मंत्री अनंत। औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है तो रंगभूमि में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष और पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण एवं चित्रण मिलता है। गोदान, किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन मिलता है। कर्मभूत, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। गबन, मध्यवर्गीय जीवन की असंगत का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। वैदिक काल के वातावरणों को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास भुवन विक्रम है। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं तो गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, भुवन विक्रम, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई है तो ये 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन 1911 में हुआ था। गुलेरी जी ने अपनी साहित्यिक काल की 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है तो है खंजन नयन। अमृतलाल नागर के उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। अन्य उपन्यासों में बूंद और समुद्र, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण। मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व का चित्रण। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है तो है झुनिया का। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती हैं, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है आशीष, आशीषों से किसी का पेट नहीं भरता, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गोदान के नायक गोबर की पत्नी झुनिया का कथन है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि हैं तो श्रीलाल शुक्ल के हैं, है ना। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के श्रेष्ठ उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। इनमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है तो बलचनमा
नागार्जुन का उपन्यास बलचनवा किसान जीवन पर आधारित है, जबकि तमस भीमसाहिनी, आधा गांव, राही मासूम रजा तथा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर ने भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रस्ती का वर्णन मिलता है। समांतर कहानी के प्रस्तावक हैं कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रस्तावक कमलेश्वर हैं, जो 1972 में प्रारंभ से हुई, जिसकी प्रमुख कहानी है राजा निर्वंशिया। बहुत कम कहानीकार लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियाँ लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उनकी मात्र 3 कहानियाँ ही उनकी ख्याति का कारण बनी है। सुखमा जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। सुदर्शन की कहानियाँ हार की जीत, कवि का चुनाव, साइकिल की सवारी, वजीर अदालत, अंधकार, विशंबर नाथ कौशिक। कहानी संग्रह खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, साथ ही होली, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल आदि है। पांडे वैचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्य कहा है? तो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे वैचन शर्मा उग्र को घासलेटी साहित्यकार कहा है। वह प्रमुख उपन्यास चंद हसीनों के खातून, दिल्ली दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि 1925 का पात्र है। औद्योगिकरण का दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार इसी उपन्यास में दृष्टिगोचर होते हैं। गोदान 1936, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, गबन 1931, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। रंगभूमि 1925, सूरदास, सोफिया, भरत सिंह महेंद्र। कर्मभूमि 1933, अमरकांत और समरकांत, मैना, सुखदा। निम्नलिखित में से एक कृत आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गण्यमान्य नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। ऐतिहासिक उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। बलचनवा, सागर लहरें और मनुष्य प्रति परिकथा तीनों उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं। वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है तो कथा संग्रह। वोल्गा से गंगा राहुल संकीर्तन का कथा संग्रह कहानी संग्रह है। नाटक 5 नाटक है। यात्रा संस्मरण है। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार करती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है? तो सी है स्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादर और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवंती स्पृहा उससे बेगार करती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक स्कंद 1928 का प्रारंभ पात्र स्कंदगुप्त के स्वकथन से होता है। प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है तो सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921 और अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवसामनी 1933। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो चंद्रगुप्त। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख पात्र है। चंद्रगुप्त पात्र है चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरणा, सुहासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी और कार्नेलिया। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त, प्रणदत्त, स्कंदगुप्त, पृथुसेन और अनंत देवी इत्यादि। अजातशत्रु समुद्रदत्त, शिकारी, लुब्धा, अजातशत्रु। ध्रुवसामनी रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी। गुण प्रत्यय नहीं होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यय होते हैं। अनुभवक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम गुण नहीं है। ऊपरी कथन किस निबंध का है? तो श्रद्धा
और भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध श्रद्धा भक्ति में वर्णित कथा गुण प्रत्यय नहीं होता है, इसके आश्रय और परिणाम प्रत्यय होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। आचार्य शुक्ल के निबंध में संकलित प्रमुख कथन है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाग्य है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। कमल का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी। कमल का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। यह जीवनी विधा की रचना है। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं। रेखा चित्र बोलती प्रतिमा 1937। आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1941। यात्रा साहित्य पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। डिसयालिटी किस नाटक की पात्र है? तो भारत दुर्दशा। डिसयालिटी नामक पात्र भारतेंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का प्रमुख पात्र है। यह एक व्यंग्य एवं प्रहसन है जो भारत की तत्कालीन दशा को चित्रित करती है। नील देवी, राजा इंदर, परियां और नील देवी। भारत दुर्दशा, दुर्दैव और मदिरा लोभ, अहंकार, सत्यानाशी, फौज, डिसयालिटी आदि। अंधे नगरी के पात्र हैं तो महंत गोवर्धन दास, नारायण दास चौपट, राजा आदि। चंद्रावली नाटिका के पात्र हैं तो चंद्रावली, ललिता और वृंदावन। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज रचना है जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। रिपोर्ताज का प्रारंभ 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। कुटी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार के निबंध लिखे हैं? तो है अज्ञेय। कुटी चाटन नाम से हिंदी साहित्यकार अज्ञेय ने लिखा है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय है। इसके प्रसिद्ध निबंध है त्रिशंक 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनयन पद 1960, लिखि कागज कोरे 1972, अद्यतन 1977। स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? तो इनमें से किसी की नहीं। इसमें लेखक के रचनाकार अज्ञेय हैं जो कि एक संस्मरण विधा की रचना है तथा धर्मवीर भारती का संस्मरण विधा की रचना ठेले पर हिमालय है। ठेले पर हिमालय है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आखिरी चट्टान मोहरा के बस्ती खिले गुलाबों के केदारनाथ अग्रवाल, शीढ़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, पृथ्वी प्रदक्षिणा बाबू शिवप्रसाद गुप्त। पेपर वेट कृति में इन दो विधाओं की रचनाएं संकलित हैं तो है कहानी और नाटक। पेपर वेट कृति कहानी और नाटक दोनों विधाओं में मिलता है। पेपर वेट कहानी लेखक गिरिराज किशोर हैं तथा पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। इसी क्रम में अर्धनारीश्वर एक उपन्यास विधा की रचना जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं तथा अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का है। मिलती जुलती रचनाएं है। अनित उपन्यास है मृदुला गर्ग, अनित कहानी बद्युज्मा, त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन शाह, त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय। अन्या से अनन्या किसकी कृति है? तो प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या आत्मकथा की लेखिका प्रभा खेतान है। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्र व्यवहारों का संग्रह मित्र संवाद नाम से जाना जाता है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी में नाटक के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। यह पौराणिक नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934। लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972 इत्यादि। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक देव और मानव न्याय की रात निबंध।
इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं तो है चिरंजीत। रेडियो नाटक के नाटककारों में सबसे चर्चित नाम चिरंजीत का है। इनका एक अन्य नाटक भी है, आधी रात का सूरज। पांडे बेचन शर्मा उग्र, महात्मा ईसा चुंबन, चार बेचारे, गंगा का बेटा, आवास, विपिन कुमार अग्रवाल है, तीन अपाहिज। इन रचनाओं का सही कालक्रम है तो हनुमान नाटक 1610, हनुमान नाटक 1610, पूर्णाचल चौहान, द्रोण पर्व 1680, कुलपति मिश्र, नहुस 1859, गोपालचंद गिरधर दास, उत्तर प्रियदर्शी 1967, अज्ञेय। चिद्वितियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है, चिद्वितियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है तो राहुल संकीर्तन ने। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राहुल संकीर्तन ने कहा है। शंभू की प्रमुख तीन रचनाएं हैं, पाउमचरिव, रामचरित है, ऋठ्ठेयचरिव और शंभू छंद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है। शंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ऋठ्ठेयचरिव, अरिष्टनेमिचरिव किसकी रचना है तो यह धवल की। ऋठ्ठेयचरिव ऋठ्ठेयमेर चरित की रचनाकार शंभू है। शंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। शंभू का समय 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देवसेन की प्रसिद्ध रचना शांकाचार है। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति के से संग्रह किसने किया है तो है कृष्ण देव उपाध्याय। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित रूप कृष्णदेव उपाध्याय ने प्रदान किया है। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता है शालिभद्र सूर्य। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता शालिभद्र सूर्य है। जैन आचार और रचना, विजय सेन सूर्य, रेवंत गिरिरास 1231, जिनदत्त सूर्य, स्थूल भाद्रास 1209 ईस्वी, अम्बदेव सूर्य, संघपति समरा रास आदि। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है तो मालिक मोहम्मद जायसी को। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं दिया गया। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न को 3 त्रयी में बांटा है। प्रथम संस्करण के बृहत्त्रयी में तुलसीदास, सूरदास और देव रखे गए हैं। महत्त्रयी में बिहारी, भूषण और केशव थे और लघुत्रयी में मतिराम, चंद्रवरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। संख्या 9 ही रहे। इस कारण 10 कविरत्नों में भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु नाम दिया गया है। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है तो प्राकृत। गाथा सप्तशती रचना की भाषा प्राकृत है जिसके लेखक कवि हाल हैं। पाली भाषा की रचना सुबोधालंकार त्रिपिटक। अपभ्रंश भाषा की रचना पदचरिव, ऋठ्ठेयचरिव और नाग कुमारचरिव हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है तो है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास गद्य लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। यह अन्य कथाकार की रचना है। गणपत चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। संदेश रासक के रचयिता हैं अद्दह माड़। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान अद्दह माड़ हैं तथा ग्रंथकारों की रचनाएं निम्न हैं। अमीर खुसरो, दो सुखने और मजनू लैला। जटमल, गोरा बादल की कथा 1632। कुमार रासो, पति विजय। महापंडित राहुल संकीर्तन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है तो सिद्ध सामंत काल। महापंडित राहुल संकीर्तन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है तथा विद्वानों ने आदिकाल को कहा है तो क्या कहा है। चारण काल गियर्सन ने कहा है, वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल ने, संधिकार राम कुमार वर्मा ने तथा आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है गोरखनाथ ने। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप गोरखनाथ ने प्रदान किया है जबकि इसकी स्थापना गोरखनाथ के गुरु मत्स्यनाथ ने की थी। गोरखनाथ की प्रमुख रचना है तो प्राण संकलित, निर्भय बोध, आत्मबोध, शब्दी पद, शिष्य दर्शन, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, यक्षेंद्र, गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। दोहा कोश किसकी रचना है वह है सरहपा।
दोहा कोश के रचनाकार श्रेष्ठ सिद्ध कवि शरापाद हैं। ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने गए हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। लुइपा, कड़प्पा, डुम्बिपा इत्यादि सिद्धों में आते हैं, जबकि गोरखनाथ नाथ साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आँख कहा है? आचार्य हज़रत द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हज़रत द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आँख कहा है। हज़रत द्विवेदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुखरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया है? तो अमीर खुसरो। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो ने लोक काव्य रूप मुखरियों को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। खुसरो की अन्य रचनाएं हैं खालिकबारी, दो सुखने, मुखरियाँ, पहेलियाँ आदि। आलम, माधव और कामकंदा, आलमकेल, श्याम सनेही, सुदामा चरित, चंदायन, मंझन और मधुमालती। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कट उदाहरण है? तो है विशल देव रासो। नरपत नालकृत विशल देव रासो ग्रंथ विरह का उत्कृष्ट उदाहरण है, जबकि खुमार रासो, दलपत विजय पृथ्वी रासो है ना, तथा परमार रासो तो जबकि खुमार रासो, दलपत विजय, पृथ्वी रासो चंदवरदाई की है ना, और परमार रासो जग तीनों ग्रंथ वीरता पूर्व ग्रंथ हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं तो है नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। हज़रत द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ साहित्य का उद्भव एवं विकास। राम कुमार वर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का रचनात्मक इतिहास है। ईसुरी किस लोक विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो है फाग। ईसुरी लोक विधा फाग के लिए विख्यात है। ईसुरी का जन्म 1896 में संवत उत्तर प्रदेश में झांसी में हुआ था। इसका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। ईसुरी की रचनाओं में ग्राम संस्कृत एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है। इनकी ख्याति फाग के रूप में लिखी गई है उन रचनाओं के लिए जो विशेष रूप से युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। लोक साहित्य की दृश्य विधा है तो है लोकनाट्य। लोक साहित्य की दृश्य विधा लोकनाट्य है तथा अन्य लोक विधाएँ लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा में सब श्रव्य विधाएँ हैं। उत्तम अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना, रसविरस, उल्टी कात नवीन है। तो कविवर देव काव्य में शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए देव ने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना, रसविरस, उल्टी कात नवीन। केशव ने कहा कि जदब सुजद सुलक्षणी, सुबस सरक सुवृत्त, भूषण न विराजय, कविता बनिता मित्र। भिखारी ने कहा है कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, और गुण स्वरूप और रंग ईशन करे कुरूपता। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो इलियट का है। इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है तथा अन्य विद्वानों के सिद्धांत अरस्तु अनुकरण सिद्धांत है। रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत, कोचे का अभ्यंजनावाद है। बांधा था बुद्ध को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है? हीरो से। रूपक अतिशयोक्ति। बांधा था बुद्ध को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है? हीरो से। उपयुक्त जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों में रूपक अतिशयोक्त अलंकार है। उपमा अलंकार के उदाहरण हैं तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। रूपक अलंकार है पायो जो मैं तो राम रतन धन पायो। उत्प्रेक्षा अलंकार है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात, मनोह नीलमन शयनपन, आतप पर्यो प्रभात। काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज तथा मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्ध के सामने कोई विचार कंसेप्ट लाना नहीं है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त का भावना उपस्थित करना, बुद्ध के सामने कोई विचार कंसेप्ट लाना नहीं है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जय प्रकाश कंदर्प किस विमर्श से संबंधित है? तो ललित विमर्श से। जय प्रकाश
दलित विमर्श। जयप्रकाश कंदर दलित विमर्श से संबंधित हैं। जयप्रकाश कंदर द्वारा लिखा गया उपन्यास छप्पर 1994 ईस्वी को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया जाता है। स्त्री विमर्श कीर्ति चौधरी तथा प्रभा खेतान इत्यादि। आदिवासी विमर्श रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार आदि। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? आइए रिचर्ड। संप्रेषणीयता का संबंध आइए रिचर्ड से है। रिचर्ड द्वारा स्थापित सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत कहलाता है। तो मार्क्स समाजवाद, हर्बर्ट रीड अति यथार्थवाद, सार्त्र और अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन हैं? तो किरकेगार्ड। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता पश्चात विचारक किरकेगार्ड हैं, जबकि सार्त्र, डार्विन तथा नीत्शे आदि प्रबल समर्थक अस्तित्ववाद के हैं। लॉजाइनस ने औदात का मूल आधार किसे माना है? तो है कवि की प्रतिभा को। पाश्चात्य काव्यशास्त्री लॉजाइनस ने औदात का मूल आधार कवि की प्रतिभा को माना है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो शंकुक की है। किसकी है? शंकुक की है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकुक ने की है। व्याख्याता आचार्य तथा उसके वाद निम्न है। भट्टलोलट उत्पत्ति या आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भोग या भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? मैत्री पुष्पा की। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें मैत्री पुष्पा की रचना है। मैत्री पुष्पा, गुड़िया भीतर गुड़िया और खुली खिड़कियाँ इनकी रचना है। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है? तो है राजशेखर। आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है। रीतात्मक काव्य कहकर रीत को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। वामन के द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीत सिद्धांत कहते हैं। वामन द्वारा रचित काव्यालंकार सूत्र है। यह कथन सूत्र रूप में है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं तो च्युत संस्कृत दोष। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को काव्यशास्त्रियों द्वारा च्युत संस्कृत दोष बताया गया है। च्युत संस्कृत दोष अर्थात संस्कृत के से चूक जाना, अर्थात जहाँ किसी पद का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होना है। क्लिष्टत्व दोष, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई से प्रतीत हो। पश्चात समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो डॉक्टर ब्रैडले। प्रसिद्ध पश्चात समीक्षक हैं ब्रैडले का मानना है कि कला के लिए है। कला के लिए है। निम्नलिखित में से कथनों को संबंधित आचार्यों द्वारा सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड को सही चयन कीजिए, है ना। तो काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामः, सौंदर्यम अलंकारः वामन, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? तो वह अरस्तु ने। महान पश्चात दार्शनिक एवं विचारक अरस्तु के अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है। प्लेटो की रचना इयोन, गणतंत्र, लाज अरस्तु है। पेरिपोइतिकेस और वसीयतनामा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण है। स्थित विपर्य का मूल यूनानी शब्द है तो पेरिपोइतेइया। स्थित विपर्य का यूनानी शब्द पेरिपेतेइया है। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? तो है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो सूरदासकृत भ्रमर गीत को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्तिधारा के अष्टछाप के कवि प्रतिनिधि कवि सूरदासकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा प्रदान की है। सूरदास की रचना है सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।